कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के अंदर, जहां एक आदमी दर्जनों एलियंस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन ये कोई असली एलियंस नहीं थे, बल्कि कभी इंसान रहे लोग थे जो अब एलियंस में बदल चुके थे। भागते भागते वो उन सबको चकमा दे देता है। तभी एक एलियन उसका रास्ता रोक लेता है। हैरानी की बात ये थी कि वो उसे मारने की बजाय एक हथियार देता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो। आदमी किसी तरह उस एलियन को मार गिराता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके सामने एक छोटा एलियन बच्चा खड़ा होता है। उसे देखकर वो दया दिखाता है और उसे छोड़ देता है, मगर अगले ही पल वही बच्चा उस आदमी पर टूट पड़ता है, उसे मार देता है और खाने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्पेसशिप में इतने सारे इंसान एलियंस बने कैसे? दरअसल इस सब की शुरुआत होती है सन 2173 से, जब हमारी धरती दम तोड़ रही थी। 2400 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का बोझ संभालते संभालते जमीन के सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। न खाने को अनाज था, न पीने को साफ पानी। तबाही के इस मुहाने पर वैज्ञानिकों की नजर गहरी अंतरिक्ष में बसे टेनिस नाम के एक नीले ग्रह पर पड़ती है, जो हूबहू धरती जैसा जीवन देने के काबिल था। लेकिन 2174 तक हालात इतने बिगड़ गए कि पानी की एक एक बूंद के लिए इंसानों में खूनी जंग छिड़ गई। इसी तबाही से इंसानियत का आखिरी वजूद बचाने के लिए इलिसियम नाम का एक विशालकाय स्पेसशिप लॉन्च किया जाता है। इस विशाल जहाज में 60,000 चुनिंदा इंसानों को हाइपर स्लीप पॉड्स में सुलाकर एक नए ग्रह टेनिस की तरफ रवाना किया जाता है। सफर 123 सालों का था, इसीलिए इंसानों की उम्र न बढ़े उन्हें गहरी नींद में सुला दिया गया था। जहाज को संभालने के लिए 50 से ज्यादा फ्लाइट टीमें बनाई गई थीं, जिनकी बारी बारी से हर 2 साल में 2-2 साल की शिफ्ट बदलनी थी। लेकिन फिर इस अनंत अंधेरे में कुछ बहुत भयानक घटता है। जमीन से कई लाइट ईयर्स दूर एक हाइपर स्लीप पॉड का शीशा अचानक छटकता है। उसके अंदर फंसा आदमी बेतहाशा तड़पने लगता है। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर कसा हुआ है, शरीर पर चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड लिपटा है और उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस्से कैथेटर उसे चीखने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वायर काटता है और किसी तरह बाहर गिरता है। यह कॉर्पोरल बावर है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। गहरा डिमेंशिया उसकी याददाश्त को निगल चुका है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और लाल इमरजेंसी लाइट्स की टिमटिमाहट है। बावर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। आगे उसे एक और स्लीपिंग पॉड दिखता है, जिस पर लिखा है लेफ्टिनेंट पेटन। बावर लोहे की रॉड से पॉड का लॉक तोड़ता है और पेटन को बाहर निकालता है। पेटन भी होश में आते ही बदहवास हो जाता है। दोनों अपने हाथों के टैटू देखते हैं, टीम 5। पेटन गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर हम टीम 5 हैं तो हमें जागने में 8 साल लग चुके हैं, लेकिन टीम 4 कहाँ है? उन्हें हमें जगाना चाहिए था। जहाज का कैप्टन ब्रिज पूरी तरह से लॉक है। ऑटोमेटिक दरवाजे काम नहीं कर रहे। तभी पूरा स्पेसशिप किसी भयानक झटके से कांपने लगता है। बावर, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, तुरंत समझ जाता है कि जहाज का न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो रहा है। अगर रिएक्टर को मैन्युअली रीसेट नहीं किया गया तो पूरा इलिसियम हमेशा के लिए एक लोहे की कब्र बन जाएगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकर बावर छत की एक पतली दमघोंटू वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगने का फैसला करता है। पेटन कंट्रोल रूम से रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए उसे गाइड कर रहा है। वेंटिलेशन की पतली पाइपों के बीच रेंगते हुए बावर का दम घुटने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह कई फीट नीचे एक लोहे की जाली पर जा गिरता है। उसकी गर्दन टूटने से बाल बाल बचती है। रोशनी की एक पतली किरण में बावर अपने ठीक बगल में देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ टीम 5 के तीसरे मेंबर कॉर्पोरल कूपर की सड़ चुकी लाश लटक रही थी। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे मरोड़ कर तोड़ दिया हो। खौफ से कांपता बावर जाली पर लात मारता है और नीचे के स्टोर रूम में जा गिरता है। गिरने के झटके से ट्रांसमीटर टूट जाता है और पेटन से उसका संपर्क कट जाता है। अब बावर इस विशाल सुनसान जहाज के निचले और अंधेरे हिस्से में अकेला था। तभी दूर गलियारे से किसी के भागने की आहट आती है। बावर ग्लो स्टिक जलाता है। उसे एक लड़की भागती हुई दिखती है। वह उसके पीछे दौड़ता है। बावर चिल्लाता है। अंधेरे में एक साया खड़ा दिखता है। बावर राहत की सांस लेते हुए पास पहुंचता है और ग्लो स्टिक आगे करता है, लेकिन सामने वो लड़की नहीं थी। वहाँ छत से लटकती हुई एक इंसान की भयानक रूप से कटी फटी लाश थी, जिसका आधा मुंह गायब था। इससे पहले कि बावर संभल पाता, वही जंगली लड़की उस पर झपट पड़ती है। वह बावर की गर्दन पर धारदार खंजर टिका देती है और हैवानों की तरह गुर्राते हुए उसके जूते छीनने लगती है। लेकिन तभी पूरे कॉरिडोर में एक ऐसा घिनौना, रोंगटे खड़े कर देने वाला गुर्राहट का सन्नाटा छा जाता है, जिसे सुनकर वो जंगली लड़की भी खौफ से थर थर कांपने लगती है। वह बावर को छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाती है। बावर
सहम कर एक कोने में छिप जाता है। सामने से नीली रोशनी की एक अजीब सी चमक आ रही होती है। बाबर जब दीवारों की आड़ से झांकता है तो उसका खून जम जाता है। अंधेरे से निकलकर एक भयानक दानव जैसा क्रिएचर बाहर आता है। उसकी पूरी पीठ पर नुकीले कांटे उगे हैं, चेहरे पर भेड़िए जैसे जहरीले दांत हैं और उसके हाथों में एक लोहे का भाला है। वह इंसान नहीं था, वह कुछ और ही बन चुका था। वो हैवान हवा में सूंघता है। उसे इंसान के ताजा खून की महक आ रही थी। वह धीरे धीरे बाबर की तरफ बढ़ता है। बाबर अपनी सांसें रोक लेता है। तभी अचानक बाबर की जेब में रखा टूटा हुआ ट्रांसमीटर जोर जोर से बजने लगता है। पेटन की तेज आवाज सन्नाटे को चीर देती है। बाबर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उस हैवान की लाल आंखें सीधे बाबर की तरफ घूम जाती हैं। वह बाबर के छिपने की जगह पर अपने लोहे के भाले से अंधाधुंध वार करने लगता है। किस्मत से बाबर दीवार में खुद को समेट लेता है और वह नीला चमकता हुआ भाला उसके ठीक बगल में फंसी कूपर की बेजान लाश में जा ढंसता है। वह दानव बाबर को छोड़ कूपर के शव को ही अपने साथ घसीटते हुए अंधेरे गलियारे में गायब हो जाता है। दहशत से थर-थर कांपता बाबर किसी तरह संभल कर अपनी जेब में रखा ट्रांसमीटर ऑन करता है। वह घबराई हुई आवाज में पेटन को बताता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी गोश्त खाने वाले भयानक आदमखोर राक्षस घूम रहे हैं। बाबर हाथ जोड़कर पेटन से मिन्नत करता है कि वह किसी भी तरह अर्थ या कंट्रोल स्टेशन से रेस्क्यू टीम को मदद के लिए बुलाए। पेटन उसे कड़वी हकीकत याद दिलाता है कि इलिसियम कोई छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट जहाज नहीं है। ये 60,000 बेबस इंसानों को लेकर निकला एक वन वे मिशन है जो चाहकर भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। यह सुनते ही बाबर के दिमाग में भूली हुई स्मृतियों का एक दरवाजा खुलता है। उसे धुंधला सा याद आता है कि जब वह छोटा बच्चा था तब उसने अपने माँ बाप के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट पर देखा था कि टेनिस ग्रह पर पानी, हरियाली और जिंदगी की हर संभावना मौजूद है। उसी खोज के बाद धरती के 2400 करोड़ लोगों में से आखिरी उम्मीद बनाकर इलिसियम को रवाना किया गया था। बाबर को अपनी लॉकर में रखी पत्नी की तस्वीर फिर याद आती है। वह पागलों की तरह तड़प कर सोचता है कि उसकी पत्नी भी इसी जहाज के किसी स्लीपिंग पॉड में सो रही होगी और उसे हर हाल में उसे ढूंढना है। पेटन उसे डांट कर शांत कराता है और समझाता है कि अगर हमने जहाज के न्यूक्लियर रिएक्टर को रीसेट नहीं किया तो पावर पूरी तरह बंद हो जाएगी और 60,000 जिंदगियां सोते सोते ही खत्म हो जाएंगी। बाबर अपनी भावनाओं को दबाकर पेटन की बात मान लेता है। वह पास के सिक्योरिटी लॉकर से एक एंटी राइड सोनिक गन उठाता है और रिएक्टर की तरफ अकेले ही अपना रास्ता बनाने लगता है। अंधेरी लोहे की गलियों में आगे बढ़ते हुए बाबर के हाथ पैर अचानक बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। उसकी खोपड़ी के सन्नाटे में एक खौफनाक नाम गूंजता है, पेंडोरम। बाबर घबराकर पेटन से रेडियो पर पूछता है कि यह पेंडोरम आखिर क्या बला है। पेटन भारी आवाज में उसे ईडन नाम के एक पुराने स्पेस मिशन का डरावना इतिहास सुनाता है। ईडन मिशन के दौरान एक अफसर गहरे अंतरिक्ष के सन्नाटे से पागल होकर पेंडोरम का शिकार हो गया था। उसे हेलुसिनेशन और वहम में उसने पूरे जहाज को शापित मान लिया और एक बटन दबाकर 5000 सोते हुए यात्रियों को जिंदा ही खुले अंतरिक्ष की अनंतता में फेंक दिया था। पेटन आगाह करता है कि पेंडोरम के शुरुआती लक्षणों में हाथों की कंपकंपी, याददाश्त जाना, नाक से खून बहना और भयानक वहम होना शामिल है, जो आखिरकार इंसान को एक खूंखार हैवान बना देता है। बाबर ये सुनकर सिहर उठता है। वह अपने कांपते हाथों को जेब में छुपा लेता है और इस खौफनाक सच को पेटन से दबा जाता है। गलियारे में आगे बढ़ते ही बाबर को एक मोशनलेस आदमी दिखता है। वह छठे ग्रुप का अफसर शेफर्ड होता है जो कांपती हालत में दीवार से सटा बैठा था। शेफर्ड अपने पूरे शरीर पर एक बदबूदार भूरा तरल लिक्विड मल रहा होता है। वह बाबर को बताता है कि यह गाढ़ा कीचड़ उन राक्षसों से इंसानों की महक को छुपाता है, क्योंकि जहाज के अंधेरे में ढलने की वजह से उन म्यूटेंट्स की आंखें भले ही कमजोर हैं, लेकिन सूंघने और सुनने की ताकत चीते से भी तेज है। तभी पूरे कॉरिडोर में हड्डियों के टूटने और घुर्राने की आवाज गूंज उठती है। दो खूंखार म्यूटेंट अंधेरे से निकलकर शेफर्ड पर टूट पड़ते हैं। बाबर सोनिक गन से शेफर्ड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे म्यूटेंट शेफर्ड को चीखते चिल्लाते हुए अंधेरे में घसीट ले जाते हैं और उसका गोश्त नोचने लगते हैं। बाबर बेतहाशा अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते उसका पैर एक लटकती रस्सी में उलझ जाता है और वह कई फीट नीचे हवा में झूल जाता है। इस जोरदार झटके में उसका रेडियो ट्रांसमीटर टूटकर नीचे गिर जाता है और पेटन से उसका संपर्क एक बार फिर पूरी तरह कट जाता है। ऊपर से म्यूटेंट उसकी रस्सी को खींचकर उसे ऊपर उठाने लगते हैं। ऐन वक्त पर वियतनाम का रहने वाला मैन नाम का एक फुर्तीला नौजवान भाला लेकर अंधेरे से प्रकट होता है। वह अपनी पैनी धार से रस्सी काटकर बाबर को जमीन पर गिराता है और सुरक्षित जगह ले जाता है। मैन के हाथ का टैटू देखकर बाबर समझ जाता है कि वह इलिसियम की एग्रीकल्चर टीम का हिस्सा है। दोनों भागते हुए फूड शेड में पहुंचते हैं, जहां वही जंगली लड़की अचानक बाबर पर दोबारा जानलेवा हमला कर देती है। मैन और नादिया के बीच खूनी हाथापाई शुरू हो जाती है। बाबर सोनिक गन से हवा
हवा में फायर करता है, जिसकी जोरदार गूंज से दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। बावर चिल्लाकर कहता है कि अगर इस नरक में जिंदा रहना है तो हमें आपस में लड़ने की जगह एक टीम बनकर जहाज का न्यूक्लियर रिएक्टर रीसेट करना होगा। नादिया और मैन उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। नादिया बताती है कि वह 6 महीने पहले उठी थी और एक जेनेटिसिस्ट है। वह उन्हें अपने छिपे हुए ठिकाने एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट में ले जाती है। यह जगह इलिसियम का नोआज आर्क थी, जहां धरती के हजारों जानवरों और पेड़ पौधों के भ्रूण सुरक्षित रखे गए थे ताकि टेनिस ग्रह पर नया जीवन बसाया जा सके। नादिया बावर को खाने के लिए एक झींगुर देती है और एक ऐसा खुलासा करती है जिससे बावर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि इलिसियम को उड़ते हुए सिर्फ 8 साल नहीं हुए हैं, बल्कि वे लोग अपनी सोच से कई 100 साल ज्यादा समय से इस अंतरिक्ष के सन्नाटे में सोए हुए भटक रहे हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ब्रिज की तरफ रास्ता ढूंढ रहा पेटन वेंटिलेशन पाइप के अंदर से अजीब सरसराहट सुनता है। वह चौकन्ना होकर वेंट का ढक्कन खोलता है तो अंदर से स्लाइम और खून में सना हुआ एक तड़पता हुआ इंसान बाहर गिरता है। वह थर थर कांपते हुए अपना परिचय देता है। कॉर्पोरल गैलो, शिफ्ट नंबर 4 का अफसर। गैलो कांपती आवाज में पेटन को बताता है कि धरती पर एक भयानक तबाही आ चुकी है और पूरी इंसानी सभ्यता अब पूरी तरह मिट चुकी है। उधर बावर, नादिया और मैन रिएक्टर की तरफ बढ़ते हुए पैसेंजर्स के एम्बायोसिस बे में पहुंचते हैं, जहां हजारों स्लीपिंग पॉड्स खाली और टूटे पड़े थे। तभी उनके पैरों के नीचे की जंग लगी लोहे की जाली टूटती है और तीनों कई फीट नीचे एक बदबूदार गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। ग्लो स्टिक की रोशनी जलते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह गड्ढा इंसानों की हजारों सड़ चुकी खोपड़ियों, रीढ़ की हड्डियों और गले सड़े अंगों के ढेर से भरा पड़ा था। और तभी ऊपर अंधेरे में खड़े हजारों म्यूटेंट आदमखोरों के एक साथ गुर्राने की खौफनाक आवाज पूरे चैम्बर को हिला देती है। हड्डियों के उस घिनौने ढेर में गिरे बावर और नाड़ियां सांस रोककर बदबूदार कीचड़ में पड़े रहते हैं ताकि उनकी इंसानी गंध आदमखोरों तक न पहुंचे। अंधेरे में एक खूंखार म्यूटेंट उनके बिल्कुल पास से गुजरता है, लेकिन कीचड़ के ढाल बनने की वजह से वह उन्हें सूंघ नहीं पाता। जैसे ही बावर नाड़िया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी अंधेरे में घात लगाए बैठा म्यूटेंट नाड़िया पर झपट पड़ता है। नाड़िया को तड़पता देख बावर पेंडोरम के वहम को झटक कर पूरे होश में आता है और सीधे म्यूटेंट पर टूट पड़ता है। तभी ऊपर से मैन छलांग लगाता है और अपने खंजर से उस राक्षस के सिर पर जानलेवा वार कर देता है। तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस आदमखोर को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन तभी दर्जनों और म्यूटेंट वहां पहुंच जाते हैं। किस्मत से वे बावर पर हमला करने के बजाय अपने ही मरे हुए साथी के गोश्त पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों एक सीक्रेट टनल के रास्ते भागते हुए एक सुरक्षित केबिन में पहुंचते हैं। वहां उन्हें लेलैंड नाम का एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जो सालों से इस छोटे से केबिन में अकेला रह रहा था। लेलैंड उन्हें खाने के लिए एक गाढ़ा सूप बनाकर देता है। सूप पीते समय बावर नाड़िया से पूछता है कि ये राक्षस आखिर आए कहां से। नाड़िया बताती है कि हाइपर स्लीप के दौरान उनकी फीडिंग ट्यूब्स में एक सिंथेटिक एंजाइम दिया जा रहा था। इसका काम इंसानी शरीर को टेनिस ग्रह के माहौल में ढालना था, लेकिन जो लोग वक्त से पहले जाग गए उनके शरीर ने टेनिस के बजाय इलिसियम जहाज के अंधेरे, खूंखार और घिनौने माहौल को ही अडेप्ट कर लिया और पीढ़ियों से आदमखोर बनते बनते वे राक्षस बन गए। ये सुनकर लेलैंड हंसता है और दीवार पर बने चित्रों की तरफ इशारा करते हुए जहाज का असली और भयानक इतिहास सुनाता है। वह बताता है कि सफर के 7वें साल में जब शिफ्ट 4 का अफसर कॉर्पोरल गैलो ड्यूटी पर था, तब धरती से आखिरी मैसेज आया था। धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और इलिसियम के लोग ही पूरी इंसानी सभ्यता के आखिरी वारिस थे। ये सदमा गैलो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पेंडोरम के पागलपन में उसने अपने साथियों को मार डाला। गैलो ने खुद को इस जहाज का भगवान और राजा घोषित कर दिया। वह सोए हुए यात्रियों को जगाकर एक खूनी शिकार का खेल खेलने लगा, जहां इंसान ही इंसान को मारकर खाने के लिए मजबूर थे। सालों तक यह खूनी खेल खेलने के बाद जब गैलो बोर हो गया तो वह चुपचाप दूसरे के स्लीपिंग पॉड में जाकर सो गया। लेकिन पीछे छूटे इंसान आदमखोर बनकर पीढ़ियों दर पीढ़ियां म्यूटेंट्स में बदलते चले गए। कहानी खत्म होते ही बावर, नाड़िया और मैन का सिर भारी होने लगता है। लेलैंड ने सूप में जहरीली गैस दवा मिला दी थी। तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे लोहे की जंजीरों में उल्टे लटके हुए थे और लेलैंड अपने छुरे पर धार लगा रहा था। बावर चिल्लाकर लेलैंड से कहता है, अगर हमने अगले 45 मिनट में न्यूक्लियर रिएक्टर रीसेट नहीं किया तो इलिसियम की पावर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम भी इन राक्षसों के साथ मर जाओगे। लेलैंड जहाज की झटके खाती लाइटों को देखता है और समझ जाता है कि बावर सच कह रहा है। वह उन्हें छोड़ देता है और बावर की सोनिक गन लौटा देता है। बावर तुरंत लेलैंड के रेडियो से पेटन से संपर्क करता है। पेटन सिस्टम चेक करके बताता है कि उनके पास पूरे जहाज का पावर सिस्टम ठप होने में सिर्फ 47 मिनट बचे हैं। पेटन उन्हें
रिएक्टर तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। रास्ते में वे क्रू मेंबर्स के परिवारों वाले फैमिलीज एम्बायोसिस बे में पहुंचते हैं, जहां हजारों पॉड्स खाली पड़े थे। यहाँ बाबर के दिमाग में अपनी पत्नी की पुरानी याद पूरी तरह साफ होती है। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी इलिसियम पर आई ही नहीं थी। उसने बाबर के जाने से पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था ताकि बाबर बिना किसी अफसोस के उड़ सके। तभी बाबर की नजर लेफ्टिनेंट पेटन की पत्नी मरियान के खाली स्लीपिंग पॉड पर पड़ती है। उस पॉड को देखते ही बाबर के दिमाग में एक ऐसा जोरदार झटका लगता है कि उसे पेटन से जुड़ी एक बेहद खौफनाक सच्चाई याद आ जाती है। वे जैसे तैसे रिएक्टर चैम्बर में पहुंचते हैं। रिएक्टर तक जाने के लिए लोहे का एक बेहद जंग लगा पतला पुल बना हुआ था। उस पुल के ठीक नीचे हजारों म्यूटेंट आदमखोरों का पूरा कुनबा सो रहा था। बाबर जैसे ही दबे पांव पुल पार करने लगता है, जंग लगा लोहा चटकता है और पुल टूटकर नीचे झूल जाता है। मैन अपनी पूरी ताकत से पुल को पकड़े रखता है, लेकिन बाबर फिसलकर सीधे म्यूटेंट्स के घोंसले के पास लोहे की बीम पर जा गिरता है। अपनी इंसानी महक छुपाने के लिए बाबर सूझबूझ दिखाते हुए जमीन पर पड़ी म्यूटेंट्स की सड़ चुकी खाल अपने शरीर पर लपेट लेता है और रेंगते हुए सोए हुए राक्षसों के बीच से गुजरने लगता है। उधर ऊपर खड़ा लेलैंड टॉर्च से नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से जलती हुई भारी टॉर्च सीधे सोए हुए म्यूटेंट्स के ढेर के बीच जा गिरती है। टॉर्च के जोरदार धमाके और रोशनी से हजारों आदमखोर राक्षस एक साथ अपनी नीली आंखें खोल लेते हैं। बाबर अपनी सूझबूझ से म्यूटेंट्स की खाल लपेटे हुए रेंगता रहता है और किसी तरह सीढ़ियों से चढ़कर सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर के पास पहुंच जाता है। उधर मैन आदमखोरों का ध्यान भटकाने के लिए जंग लगा भारी पुल सीधे गड्ढे में गिरा देता है और अपना भाला म्यूटेंट्स की भीड़ पर फेंककर अंधेरे गलियारे की तरफ भाग निकलता है। समय का कांटा तेजी से भाग रहा था। न्यूक्लियर रिएक्टर बंद होने में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। बाबर और नाडिया अपनी आखिरी ताकत लगाकर रिएक्टर को रीसेट कर देते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ नीली ऊर्जा की भयानक लहर निकलती है जो नीचे गड्ढे में मौजूद राक्षसों को राख में बदल देती है और पूरे इलिसियम जहाज की पावर एक झटके में वापस आ जाती है। रिएक्टर ठीक होते ही बचे हुए म्यूटेंट पागलों की तरह गलियारे में भागने लगते हैं। मैन का सामना कॉरिडोर में सबसे खूंखार म्यूटेंट के सरदार से होता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ती है और मैन बड़ी बहादुरी से उसी के भाले से उस सरदार की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। मैन राहत की सांस लेता ही है कि तभी सामने एक छोटा म्यूटेंट बच्चा मासूम मुंह बनाकर खड़ा होता है। मैन दया दिखाकर रुकता है, लेकिन वह छोटा शैतान अचानक अपनी पैनी धार से मैन का गला रेत देता है और मैन वहीं तड़पकर दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ कैप्टन ब्रिज के पास तमाशा बदल रहा था। पेटन और गैलो के बीच चल रहे खेल का खौफनाक सच अब बाहर आ रहा था। असल में जो गैलो पेटन को भूत बनकर डरा रहा था वह पेटन के अपने ही पेंडोरम का वहम था। जब पेटन खुद को ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाता है तो वह मतिभ्रम पूरी तरह गायब हो जाता है। तभी वहां लेलैंड भागता हुआ पहुंचता है, लेकिन पेटन बिना किसी दया के लेलैंड की आंख में जहरीला इंजेक्शन घोंपकर उसे वहीं ढेर कर देता है। बावर और नाड़ियां भागते हुए आखिरकार कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। बावर के दिमाग में पेटन की पत्नी का खाली पॉड देखकर जो सच कौंधा था वह अब पूरी तरह साफ हो चुका था। बावर चिल्लाकर पूछता है, तुम पेटन नहीं हो, कौन हो तुम? कुर्सी पर बैठा बूढ़ा आदमी एक खौफनाक मुस्कान के साथ जवाब देता है कि वह असली पेटन नहीं बल्कि कॉर्पोरल गैलो ही है। वही गैलो जिसने 800 साल पहले धरती के तबाह होने की खबर सुनकर पूरे जहाज में इंसानों को मारकर म्यूटेंट बनाने का खूनी खेल शुरू किया था। गैलो ने असली पेटन को मारकर उसके कपड़े पहने थे और उसी की हाइपर स्लीप पॉड में जाकर सो गया था। गैलो पागलों की तरह हंसते हुए जहाज का फ्रंट शील्ड खोलता है। बाहर आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। तभी कंप्यूटर की कैलकुलेशन पूरी होती है और जो सच सामने आता है वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। इलिसियम जहाज को उड़ते हुए 123 साल नहीं बल्कि 923 साल बीत चुके थे। तभी नाड़िया की नजर खिड़की के बाहर पानी में तैरती अजीब समुद्री मछलियों पर पड़ती है। बावर और नाड़िया समझ जाते हैं कि इलिसियम अंतरिक्ष में खोया नहीं है बल्कि वह 800 साल पहले ही अपने सही ठिकाने टेनिस ग्रह पर पहुंचकर समुद्र की गहराइयों में लैंड हो चुका था। जहाज पर मौजूद वे राक्षस कोई एलियन नहीं बल्कि इलिसियम के इंसानों की 800 सालों में म्यूटेट हुई पीढ़ियां थीं। ये भयानक सच बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बावर पर पेंडोरम का खौफनाक दौरा पड़ता है। वह वहम में आकर अपनी सोनिक गन से सामने दीवार पर गोली चला देता है। गोली सीधे जहाज के मुख्य शीशे पर जा लगती है और
शीशा चटक जाता है। समुद्र का भारी पानी भयानक रफ्तार से इलिसियम के अंदर भरने लगता है। पानी का सैलाब देखकर बावर तुरंत होश में आता है। वह नाड़ियां को खींचकर एक स्लीपिंग पॉड में घुसाता है और खुद भी अंदर कूदकर इमरजेंसी इजेक्ट बटन दबा देता है। जहाज में पानी भरते ही गैलो और इलिसियम के सारे बचे हुए म्यूटेंट आदमखोर डूबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पानी के दबाव से इलिसियम का ऑटोमेटिक इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बावर और नाड़िया का पॉड तेजी से पानी को चीरते हुए समुद्र की सतह पर जाकर तैरने लगता है। जब पॉड का ढक्कन खुलता है तो बावर और नाड़िया खुली साफ हवा में सांस लेते हैं और सामने टेनिस ग्रह की खूबसूरत नीली जमीन को देखते हैं। तभी समुद्र के सीने से एक एक करके इलिसियम के 1211 सुरक्षित हाइपर स्लीप पॉड्स बाहर निकलते हैं। इंसानों की आखिरी बची हुई आबादी सुरक्षित बाहर आ चुकी थी और इस तरह टेनिस ग्रह पर इंसानियत का पहला दिन और एक नई शुरुआत होती है।